दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम अभी स्कंदगुप्त नाटक का अध्ययन करने वाले हैं। स्कंदगुप्त नाटक, इसका मूल पुस्तक का अध्ययन मित्रों हम समय रहने पे करेंगे। मैंने एक बार नहीं, हर नाटकों को पढ़ाते हुए मैंने कहा है कि अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है, इसको देखते हुए हमारे पास समय नहीं है, हमको सिलेबस पूरा करना है, इसलिए हम आपके समक्ष अहम बातों को लेके प्रस्तुत हो रहे हैं। इसके अगर समय रहे तो हम मूल पुस्तक का भी पूर्ण रूप से अध्ययन कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 455 से लेकर 466 तक के 11 वर्षों का वर्णन है। कौन से वंश का? गुप्त वंश के 55 से लेकर 66 तक के कितने वर्षों का? 11 वर्षों का वर्णन है। इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीति संघर्ष, पारिवारिक कला एवं षड्यंत्रों का वर्णन किया है। स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण 455 ईस्वी से हूण युद्ध की समाप्ति 466 तक की कहानी कितने वर्षों की? ऊपर मैंने बताया भी 11 वर्षों की। गुप्त राजवंश का समय 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा है। यह नाटक देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाट्य कृति है। नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है: अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। इसके कथानक, सारांश और कथावस्तु देखते हैं मित्रों। स्कंदगुप्त का इतिहास। स्कंदगुप्त भारत में 3री से 5वीं सदी तक का राज्य करने वाला गुप्त वंश के शासक थे। कुछ लोग का मानना है कि ये 8वें और अंतिम महाशासक थे। स्कंदगुप्त जितने सालों तक शासन के लिए उतने ही वर्षों तक मध्य एशिया की कबीलाई हुड़ों से लड़ाई भी लड़े और जीते भी थे। यह भी कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था और न ही कोई व्यक्ति बेघर हुआ था। वे बहुत ही संयमी तरीके से शासन कार्य करते थे और अपने कुशल नेतृत्व योग्यता के बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुड़ों और पुष्यमित्रों को लड़ाई में पराजित किया, जिसके कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली। उद्देश्य देखते हैं। पहला, बाहरी लोगों से लड़ने के पश्चात विजयी होने पर सांस्कृतिक विजय। दूसरा, गुप्त साम्राज्य जब बिखर रहा था उस अवसर पर स्कंदगुप्त के रूप में एक वीर नायक का आना। इसके द्वारा अंग्रेज के पराधीन तत्कालीन समाज को एक रास्ता दिखाना। डॉक्टर बच्चन के शब्दों में, वास्तविकता तो यह है कि वे वर्तमान में अपने समसामयिक समस्याओं के बिंदु से अतीत को देखते और भविष्य परिकल्पित करते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए अखंड, एक कालिक और अविभाज्य है। दशरथ ओझा के शब्द में, इस नाटक में मनुष्य को पूर्णता पर पहुंचने का एक मार्ग दिखाया गया है, जिसे भागवत धर्म कहते हैं। वासुदेव के शब्दों में, प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के इन गौरवपूर्ण पृष्ठों के नाटक का रूप केवल इसलिए नहीं दिया कि वह इसके माध्यम से अतीतकालीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करना चाहते थे, अपितु उन्होंने अतीत के माध्यम से वर्तमान को अध्ययन किया, समसामयिक समस्याओं को उठाया और उसका समाधान प्रस्तुत किया था तथा अनागत के लिए संदेश भी दिया। नाट्य रचना के प्रयोजन के संबंध में जयशंकर प्रसाद जी ने खुद विशाल भूमिका में लिखा है: इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं के दीर्घ दर्शन कराना जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का प्रयत्न किया है। जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में, पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की दृष्टि जहाँ तक संभव हो सकता है वही होने दिया गया है। फिर भी कल्पना का अवलंब लेना ही पड़ा। केवल घटना की परंपरा ठीक कराने के लिए उनके अनुसार उन्होंने कल्पना का सहारा उतना ही लिया जिससे कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। सारे विद्वान भी इससे सहमत हैं। नगेंद्र के शब्दों में, उनके जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पौराणिक युग के जन्मेजय का नाग यज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग राजश्री तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलती है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए भी सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित करने में पूर्णतः सफल है। उसमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है। शुक्ल जी के कहते हैं, उनके शब्दों में क्या है, हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में डॉक्टर नाटककर बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़ते हैं। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी दोनों की दृष्टि में ऐतिहासिक काल की ओर रही है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र हिंदू काल के भीतर
चुना। प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। डॉक्टर बच्चन के शब्दों में उन्होंने कहा, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों में माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नई जाति जीवन की जो प्रतिष्ठा की है, उसे हमारी अस्मिता को एक सृजनात्मक आकार मिला। स्कंदगुप्त नाटक पात्रों के आधार पर जयशंकर प्रसाद के शब्दों में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। मातृगुप्त, कालिदास और धातुसेन को भी साक्ष्यों के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्र माना है। भीमवर्मा, चक्रपाणी, पर्णदत्त, सरवनाग, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, भीमवर्मा, गोविंद गुप्त आदि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने केवल 2 पात्रों को कल्पित माना है। इसमें प्रपंच बुद्धि और मुदगल है। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम मैंने देवकी रखा है। स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में हत्रि पुरुयु कृष्णो देवकी मभ्युपेत मिलता है। संभव है कि स्कंद की माता का नाम देवकी से ही कवि को यह उपमा सूझी हो। अनंत देवी का तो स्पष्ट उल्लेख पुरुगुप्त की माता के रूप में मिलता है। यही पुरुगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं। विजय, कमला, रामा और मालिनी जैसी दूसरी नामधारी स्त्री की भी उस काल में संभावना है, तब भी एक कल्पित है। कहानी भी ऐतिहासिक पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। स्कंदगुप्त नाटकों में कुल 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं और गीतों की संख्या 17 है। याद रखिएगा मित्रों, कितने हैं? 5 अंक है, 33 दृश्य है और गीतों की संख्या 17 है। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरा अंक में 7 दृश्य है, तीसरा अंक में 6 दृश्य हैं, चौथे अंक में 7 दृश्य है और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। इसलिए कुल मिला के 33 दृश्य हैं। नाटक के पात्र पुरुष पात्रों की संख्या 17 है। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त नाटक देश प्रेमी, नीति, स्वाभिमानी, वीर योद्धा, स्त्रियों का सम्मान करता है। कुमारगुप्त कैसे हैं? मगध के सम्राट हैं और महादंडनायक है। गोविंद गुप्त कुमार का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है। सरवनाग अंतर्वेद का विषयपत्ति है। कुमारदास जो धातुसेन है, सिंहल का राजकुमार है। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई है। भटार्क नवीन महाबलाधिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारमात्य। खिंगिल हुड़ आक्रमणकारी। मुदगल विदूषक। प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल का श्रमण, महाबोध विहार, स्थविर, महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी, सैनिक आदि। स्त्री पात्र में देखते हैं। पुरुष पात्र में हमने ऊपर देखा कि 17 कुल पात्र हैं पुरुष। स्त्री पात्र में देवकी कौन है? कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, स्कंद की माता है। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पुरगुप्त की माता। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालव की रानी। देवसेना बंधुवर्मा की बहन। विजया मालव के धनकुबेर की कन्या। कमला भटार्क की जननी। रामा सरवनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त रानी, सखी, दासी इत्यादि। गीतों की संख्या कितनी है? 17। देवसेना के 5 गीत हैं। विजया के 2 गीत हैं। नर्तकियों के 2 गीत हैं। नेपथ्य से 2 गीत हैं। देवसेना की सखी के 1 गीत है। मातृगुप्त और मुदगल सम्मिलित स्वर में प्रार्थना गीत 1 है। मातृगुप्त के 2 गीत हैं। समूहगान 1 है और स्कंदगुप्त का 1 गीत है। नाटक में पात्रों के 3 प्रकार हैं। देवपात्र, दानवपात्र, मानव पात्र। देवपात्र में कौन कौन है? स्कंदगुप्त है, देवसेना है, पर्णगुप्त और बंधुवर्मा। दानव पात्र में है मित्रों भटार्क, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी और विजया। मानव में सर्वनाग और जयमाला। अब स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिकता देखते हैं। मगध का गुप्त राजवंश, माला का राजवंश, विक्रमादित्य और कालिदास। नाटक की कथा वस्तु देखते हैं। पहला अंक। इस अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह को दिखाया गया है। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था में अशांति होते हुए दिखाया गया है। सम्राट की योग्यता, वीरसेन की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यावर्त के गौरव की रक्षा का उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। इसी समय पुरुगुप्त, भटार्क और अनंत देवी की षड्यंत्र
पूर्ण योजना से सम्राट की मौत हो जाती है। साम्राज्य के परम शुभचिंतक पृथ्वीसेन महाप्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है, फिर भी लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर जुट जाता है। प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य के स्कंधवार में स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, 4 दूत और चक्रपालित। दूसरा दृश्य में कुसुमपुर के राजमंदिर में सम्राट, कुमारगुप्त, भटार्क, मुद्गल, धातुसेन, पृथ्वीसेन आदि, बाद में अनंत देवी और नर्तकियों भी वहां पर आ जाती है। तीसरा दृश्य पथ में मातृगुप्त, मुद्गल, बाद में कुमारदास भी आ जाता है। चौथा दृश्य में अनंत देवी के प्रकोष्ठ कोई भी इमारत का आंगन में अनंत देवी और दासी जाया, फिर भटार्क भी आ जाता है। पांचवा दृश्य है अनंतपुर के द्वार पर शर्वनाग का पहरा। छठा दृश्य नगर के एक पथ पर मुद्गल और मातृगुप्त। सातवां दृश्य है अवंती दुर्ग में देवसेना, विजय और जयमाला, फिर बंधु वर्मा का आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चिंता। दूसरा अंक देखते हैं मित्रों। दूसरे अंक में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत होता है, परंतु उसके सामने 2 समस्याएं होती है, गृह संघर्ष, दूसरी बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। गृह संघर्ष का पता अनंत देवी और भटार के षड्यंत्रों से पता चलता है। इसी अंक में वे दोनों देवकी की हत्या कर षड्यंत्र रचते हैं। उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर पहुंचकर पहली अपनी माता की रक्षा करता है। इसके बाद दुश्मनों से सामना करने के लिए वह अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकजुट करके राज्य प्राप्त करने में सफल सिद्ध होता है। उसे राज्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर उसे दुश्मनों के सामने बंदी बना लिया जाता है। दूसरे अंक में भी 7 दृश्य हैं। पहला दृश्य में मालव में शिप्रा, तटकुंज, देवसेना और विजय स्कंदगुप्त के प्रति विजय के आकर्षण का संकेत है। दूसरा दृश्य में मठ में प्रपंच बुद्धि, भटार्क और सर्वनाग है। तीसरा दृश्य देवकी के राजमंदिर के बाहरी भाग में मदिरो मन सर्वनाग है। चौथा दृश्य बंदीगृह में देवकी और रामा। पांचवा दृश्य अवंती दुर्ग में बंधु वर्मा, भीमवर्मा, जयमाला, बाद में देवसेना। छठा दृश्य पथ में भटार्क और उसकी माता कमला। सातवां दृश्य मालव की राजसभा में बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, मुद्गल, स्कंदगुप्त, गोविंदगुप्त, देवकी, बंधुवर्मा, जयमाला, देवसेना आदि। तीसरा अंक देखते हैं। इस अंक में भटार प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना करता है। स्कंदगुप्त और मातृगुप्त के द्वारा देवसेना की रक्षा करना, पश्चिमोत्तर की सीमाओं से दुश्मनों का आक्रमण, भटार्क का धोखा देना, युद्ध भूमि में दुश्मनों से मिल जाना, भटार्क को तत्पश्चात क्षमा कर देना आदि शामिल है। तीसरे अंक में भी 6 दृश्य हैं। पहले दृश्य में शिप्रा तट पर प्रपंच बुद्धि और भटार्क। दूसरा दृश्य में शमशान में स्कंदगुप्त जो देवसेना और वुज्य के सामने छिप जाता है। तीसरा दृश्य मगध में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजय और भटार्क। चौथा दृश्य उपवन में जयमाला और देवसेना, कुछ सखियाँ। पांचवा दृश्य गंधार घाटी के रण क्षेत्र में बंधुवर्मा द्वारा सैनिकों का उद्बोधन। छठा दृश्य है दुर्ग के सामने कुंभा का रण क्षेत्र, चक्रपालित और स्कंद, फिर भटार। चौथा अंक है मित्रों। इस अंक में विपरीत परिस्थितियों और षड्यंत्रों में अकेला ही जूझता हुआ दिखाया गया है। उसकी मां का स्वर्गवास, जीवन के दूसरे साधन व्यस्तता, भटार्क के कारण उज्जय और अनंत देवी में विरोध की स्थिति, सर्वनाग से प्रभावित, विजय का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील होना, देवकी की मृत्यु से भटार को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलता है और वह संघर्ष विमुख होकर रहने का संकल्प, प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन, विजय का स्कंद से फिर आसक्त होकर हुड़ों से भयभीत देवसेना को सहायता करना और अनेक प्रकार की उलझनों के बावजूद भी देवसेना के अनुराग के प्रति स्कंदगुप्तों को सजग बताया गया है। चौथे अंक में कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं। तो पहले दृश्य में कहाँ कौन से स्थान है? प्रकोष्ठ में विजय और अनंत देवी हैं। दूसरा दृश्य भटार के शिविर में नर्तकी का गीत। तीसरा दृश्य कश्मीर के न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, दंडनायक, देवव्रत और वेश्या मालिनी जो कभी मातृगुप्त की प्रेसी रही थी। चौथा दृश्य में इस दृश्य में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति हैं। पांचवा दृश्य बिहार के समीप चातुष्य पथ। छठा दृश्य पथ में विजय और मातृगुप्त पर चक्रपाणी और भीमवर्मा। सातवां दृश्य कमला की कुटी में विचित्र स्थिति में स्कंदगुप्त पराजित और निराश। पांचवा अंक देखते हैं मित्रों। इस अंक में भटार्क के दक्ष सेना सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का महत्वपूर्ण गढ़ बिखर जाता है। अनंत देवी और धर्म संघों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी ओर
पर्णदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि, आर्यवत के गौरव की रक्षा, फिर रण क्षेत्र में ही पुनरूप को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक अशांति पर विजय प्राप्त करना और स्कंदगुप्त के सारे प्रयास सफल होता हुआ दिखाया जाता है। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर भी नायक अपने व्यक्तिगत जीवन में अतृप्त की पीड़ा से त्रस्त है। देवसेना के चरणों पर अपना सर्वस्व लुटाने वाले स्कंदगुप्त को देवसेना इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि उसे मालव राज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता है और स्कंदगुप्त के करुण उच्छ्वास से ही नाटक का अंत हो जाता है। 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। पहले दृश्य में पथ में मुदगल का स्वागत और अनेक सूचनाएं मिलती है। दूसरा दृश्य कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि के निकट पर्णदुप्त फिर एक नागरिक। तीसरा दृश्य अत्यंत संक्षिप्त दृश्य है जिसमें वेश बदलते हुए मातृगुप्त, भीमौर्य, चक्रपाणी, कमला, स्कंद आदि की भीड़ है। चौथा दृश्य अत्यंत संक्षिप्त दृश्य महाबोधि विहार में अनंत देवी पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति और होड़ सेनापति। 5वां दृश्य है रण क्षेत्र में स्कंद, भटार्क, चक्रपाणी, पर्णदुप्त, दत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा और सेना। 6ठा दृश्य उद्यान में एक भाग में अकेली देवसेना, स्वागत और वेदनापूर्ण गीत आह वेदना मिली विदाई। धन्यवाद मित्रों। स्कंदगुप्त नाटक को भी हमने शॉर्ट रूप से आपके समझ पूर्ण कर रखा है।